ये आहान से रिलेटेड है। जैसे ही रोहन ने आहान का नाम सुना वो एंग्शियस हो गया। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और क्यूरियस होकर कहा, आहान, क्या बात है, जल्दी से बताओ। रोहन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया। उस इनविटेशन लेटर को देखकर रोहन बेसब्र होने लगा। रोहन को इतना रेस्टलेस होते देखकर उसका मैनेजर भी परेशान हो गया। उस मैनेजर ने, लगता है इस बार रोहन सर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। पता नहीं उस आहान नाम के लड़के से बदला लेने के लिए रोहन सर हम सबको किस नई मुसीबत में डालने वाले हैं। रोहन ने जैसे ही इनविटेशन को खोला वो कंफ्यूज लगने लगा। रोहन ने अपने आप से ही कहा, क्या स्वयंवर? शनाया गिल का स्वयंवर? कोई इस जमाने में स्वयंवर जैसे आइडिया को कैसे ला सकता है? रोहन को पहले तो शनाया गिल और गिल खानदान के ऐसे अजीब से आइडिया पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर तुरंत वो अपने सेंसेस में वापस लौटा और रोहन ने अपने मैनेजर की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम तो कह रहे थे कि ये आहान से रिलेटेड है। गिल परिवार और शनाया गिल का आहान से क्या लेना देना है? रोहन के मैनेजर ने फिर अपने टैब में कुछ क्लिक किया और शिमला डेली का वो मोस्ट व्यूड आर्टिकल अपने बॉस को दिखा दिया। उसकी खूबसूरत बीवी का बैकग्राउंड और किस तरह गिल परिवार ने आहान को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। इस सब के बारे में जानने के बाद रोहन की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये आहान तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकला। क्या सच में इसकी शादी शनाया गिल जैसी सक्सेसफुल और खूबसूरत लड़की के साथ हुई है? और ऐसा होने के बावजूद भी वो मेरी रूपल के साथ है। कमीना कहीं का। अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब रोहन इस सब के बारे में बात कर रहा था, अचानक से उसे किसी बात का एहसास हुआ। रोहन ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस स्वयंवर के बुलावे की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह हान, अब देखते हैं कि तुम मुझे फिर कब अपने एंग्री यंग मैन वाले लुक में मिलते हो। तुम्हारा सारा टशन और घमंड तो तुम्हारे ससुराल वालों ने चूर चूर कर ही दिया होगा, और अब तुम्हारी बची खुची हवा मैं निकालता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी बीवी छीनूंगा। इस सब के बारे में सोचते हुए रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान ने घर कर लिया। रोहन ने फिर बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने मैनेजर से कहा, जाओ सेफ से पैसे लेकर आओ। मेरे पास कम से कम 10 करोड़ तो होने ही चाहिए। मैं जाकर उस कमीने की बीवी को खरीदना चाहता हूँ। जब रोहन के मैनेजर ने उसकी ये अजीब सी बात सुनी, वो परेशान हो गया। उस मैनेजर ने हेल्पलेस होकर मन ही मन में कहा, लगता है कि रोहन सर पागल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एनीवे, इन्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। तो रोहन सर से गालियां खाने से बेहतर होगा कि मैं चुपचाप इनका कहा मान लूं। ये सोचकर वो मैनेजर वहां से बाहर चला गया। कुछ सोचते हुए रोहन के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने आहान के रौबीले चेहरे को याद करते हुए मन ही मन में कहा, आहान, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब कोई और अपनी औरत पर हाथ डालता है तो कैसा लगता है। जहाँ तक मुझे याद है, शनाया गिल और रूपल बचपन के दोस्त हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि शनाया गिल और रूपल बहनों की तरह हैं। लेकिन किसने सोचा होगा कि शनाया गिल का पति वो कंगाल और लो क्लास आहान रूपल के साथ मिलकर शनाया को धोखा दे रहा होगा। बेचारी शनाया गिल। कोई बात नहीं, अब से उसकी किस्मत बदलने वाली है। मुझे शिमला के मोस्ट एलिजिबल बैचलर को रोहन को शनाया में दिलचस्पी होने लगी है, और आज रात तो मैं शनाया गिल को अपना बना कर ही रहूंगा। जैसा कि सीमा बुआजी ने उन्हें करने के लिए कहा था, मिसेस यामिनी गिल ने अपने बचे कुछ सेविंग को इस्तेमाल करके 21वीं सदी का पहला हाई क्लास और लैविश स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था। ये स्वयंवर प्राइड रेस्टोरेंट में अरेंज किया गया था। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे होटल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। तरह तरह के फूलों की वजह से स्वयंवर के वेन्यू पर एक दिल को छू लेने वाली महक फैली हुई थी। अब तक तो शाम के 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन तरह तरह की लग्जूरियस और महंगी कार्स प्राइड होटल के पार्किंग में खड़ी हो चुकी थी। BMW, ऑडी, जैगुआर, इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस भी प्राइड होटल के दरवाजे पर खड़ी हो चुकी थी। ये बात जाहिर थी, इन महंगी और ब्रांडेड कार्स के मालिक कोई आम लोग नहीं, शिमला के बड़े और अमीर खानदानों के सेकंड जनरेशन के एलिजिबल बैचलर्स थे। इनमें से कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने बहुत दिनों पहले ही मिसेस यामिनी गिल को शनाया में इंटरेस्टेड होने के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इशारे भी दे रखे थे। लेकिन क्योंकि तब उन्हें लगा था कि शनाया उस मिडिल क्लास लड़के को शायद कभी नहीं छोड़ेगी,
लेकिन आज जो न्यूज मिसेस यामिनी गिल की तरफ से पूरे शिमला में फैल चुकी थी, उसके बाद वो सारे हाई क्लास परिवार बिना वक्त गवाए यहाँ शनाया के हाई प्रोफाइल स्वयंवर में शामिल होने पहुंच गए थे। रोहन जैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें शनाया से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग रईस फैमिली और बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, रतन ने उन्हें भी स्वयंवर पर इनवाइट कर लिया था। शनाया गिल का नाम बहुत बड़ा था। एक तो शनाया खुद एक नेक्स्ट लेवल ब्यूटी थी जिसकी बराबरी करना बाकी लड़कियों के बस की बात नहीं थी, और ऊपर से शनाया का नाम हाल ही में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ गया था, तो उस वजह से इन लड़कों के लिए कंपटीशन बड़ा ही टफ होने वाला था। सारे मेहमानों से भरे होटल के अलग अलग हॉल्स में वेटर्स एक दुल्हन खरीदने आए हुए बेवकूफ और बदतमीज लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वैसे तो इन रईस लोगों की चहल पहल भी बहुत हाई क्लास अंदाज में ही सुनाई दे रही थी कि मैनर्स के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे ये शिमला के हाई क्लास लोग असल में एक दूसरे के साथ एक तरह की बचकानी कंपटीशन में ही लगे हुए थे। कोई अपने लुक्स फ्लॉन्ट कर रहा था तो किसी को अपने पैसे पर घमंड था। कुछ लोगों का बड़कपन उनका सोशल स्टेटस और पॉपुलैरिटी के दम पर था, तो कोई इस बात का दिखावा कर रहा था कि वो बहुत ही बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आए थे। अगर वो सब इतने ही वेल एजुकेटेड होते तो पैसे के बदले में लड़की खरीदना ना आए होते। उन सबके ऊपर के फ्लोर के हॉल में सीमा बुआ जी और रतन खड़े सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शिमला शहर के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद थे, तो दोनों के दोनों माँ बेटी की खुशी फूली नहीं समा रही थी। उन्हें अपने इस क्रिएटिव आइडिया पर बड़ा नाज हो रहा था। सीमा बुआ जी ने अपने बेटे से धीमी आवाज में कहा, रतन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मुझे दिख रहा है? अपनी माँ का ये सवाल सुनकर रतन ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, हाँ माँ, ये सब आपके आइडिया का ही काम है। जब सीमा बुआ जी ने अपने बेटे की कही ये बात सुनी तो उनके मन में लड्डू फूटने लगे। वैसे रतन, भले ही मैंने ही यामिनी भाभी को ये आइडिया दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही थी। सच में शनाया एक बहुत ही बड़ा नाम लगता है। जितने अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे एक बात तो पक्का पता है, जल्द ही हम दोनों बहुत अमीर होने वाले हैं। सीमा बुआ जी ने लालच भरी आंखों से कहा। ये सुनते ही दोनों माँ बेटे अजीब से दबी हुई हंसी हंसने लगे। उन दोनों के पास ही खड़ी मिसेस यामिनी गिल को ये सारा तमाशा देखकर अजीब सा लग रहा था। निचले फ्लोर पर बढ़ रही इस भीड़ को देखकर मिसेस यामिनी गिल पैनिक करने लगी। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब ये बात भी कल के अखबार में छपने वाली है? भले ही सीमा दीदी ने मुझसे ये सब कराया है, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पहले ही ये बात मैंने पूरे गिल परिवार से छिपाने की बहुत कोशिश की है। अब पापा जी को पता चलेगा कि शेखर और उनके पीठ पीछे मैं ये सब क्या कर रही हूँ, तो सच में मुझ पर बड़ी शामत आ जाएगी। अगले ही पल मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद और उसके बेटे को हंसते हुए देखा। उन दोनों के इस रवैये को देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसते हुए मन ही मन में कहा, क्या बुरी किस्मत पाई है मैंने और मेरी शनाया ने। यहाँ पर बस इन सब के बारे में सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है, और सीमा दीदी और उनका ये टपोरी लड़का मेरी बेटी की बर्बादी का सोचकर खुशियाँ मना रहे हैं। अगर ये सीमा दीदी मेरे बीते दिनों की बातों के बारे में जानकारी न रखती, तो मैं इनके और इनके बेटे के लालच को अपनी शनाया के फ्यूचर से खेलने ना देती। मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर तक ऊपर से इस नजारे को देखने के बाद सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे रतन से बोली, रतन, तुमने इन सबको देख लिया है। अपने दोस्तों के साथ जाकर इस बात का पता लगाओ कि इन सब में से पहले 3 सबसे अमीर लोग कौन हैं। अभी हम शनाया के लिए जिस लड़के को चुनेंगे, वो ही लड़का जिंदगी भर के लिए हमें पैसा खिलाने वाला है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर ये फैसला लेना होगा। अपनी माँ की कही बात को मानते हुए रतन तुरंत वहाँ से नीचे चला गया। जब यामिनी गिल ने अपनी चालाक और लालची ननंद की कही ये बात सुनी, उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि नीचे खड़े रईस लोगों में लड़के तो गिने चुने ही नजर आ रहे थे। बाकी सब तो मिडिल एज के आदमी थे, जिनकी पहले कई सारी शादियां हो चुकी थी। ये दोनों माँ बेटे अपने मतलब और पैसे के लालच के लिए शनाया को किसी से भी शादी करने देने वाले थे। मिसेस यामिनी गिल चिढ़कर सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उन्हें कुछ याद आता है। मैं अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ।
मेरी किसी भी गुस्से भरी बात का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। और वैसे अब चाहे कोई भी मिले, ये बात तो जाहिर है कि उस आहान से तो कई गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने इस सब के बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा और अपना गुस्सा दबाते हुए खामोशी के साथ खड़ी हो गई। आखिरकार पूरी बाजी लगाने के बाद अब मिसेस यामिनी गिल पीछे नहीं हट सकती थी, या फिर ऐसा कहा जा सकता था कि सीमा बुआ जी उन्हें पीछे हटने ही नहीं देने वाली थी। कुछ देर के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी नीचे उतरे। तब तक वहां आए सभी मेहमानों ने सीमा बुआ जी स्वयंवर के लिए काफी एक्साइटेड लग रही थी। आफ्टर ऑल ये सब का सब उनका किया धरा जो था, और वो भी बिना किसी रुकावट के इस मोड़ तक आ गया था। इसलिए सीमा बुआ जी बहुत खुश लग रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि मिसेस यामिनी गिल का चेहरा उतरा हुआ था। सीमा बुआ जी ने फिर अपनी कोहनी से अपनी भाभी को हल्के से धक्का दिया और होंठ दबा के मुस्कुराते हुए बोली, भाभी जरा स्माइल करिए, आपकी बेटी की शादी की बात होने जा रही है। हम दोनों किसी के जनाजे पर नहीं जा रहे, हंसिए जरा। मिसेस यामिनी गिल ने जब सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनी तो हामी भरते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगी। जैसे ही वो दोनों जाकर सबके सामने टेबल पर बैठी, सभी उनकी तरफ देखने लगे। सीमा बुआ जी ने बात शुरू करते हुए कहा, स्वागत है आप सबका। आप सब जानते ही हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इनवाइट किया है, और आप सब यहाँ आए ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो वक्त गवाए बिना हम आप सबको जानना चाहेंगे। क्यों ना आप सब एक एक करके सबको अपने बारे में बताएं? सीमा बुआ जी की बात जैसे ही खत्म हुई, किसी मिडिल एज्ड आदमी ने उनसे कहा, मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस शनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मिसेस यामिनी गिल क्या कहेंगी? क्या शनाया वहाँ आने वाली थी? इस स्वयंवर में आगे क्या होने वाला था? यामिनी गिल ने ये सवाल सुना, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मिसेस यामिनी गिल की तो समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक मुस्कान के साथ सीमा बुआ जी की तरफ देखा और बहुत ही नॉर्मल लगते हुए धीमी आवाज में बोली, सीमा दीदी, अब आप ही इस आदमी को चुप कराने के लिए कोई बहाना बना दीजिए। मेरा तो सर घूम रहा है, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। सीमा बुआ जी को झूठ बोलने में और बहाने बनाकर अपना काम निकलवाने में महारत हासिल थी। उन्होंने फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसने ये सवाल किया था। उस आदमी का नाम अशोक बेदी था। ये आदमी 40 से 50 साल के बीच की उम्र का था। अशोक बेदी को शिमला के डायमंड किंग नाम से जाना जाता था। वो करोड़ों का मालिक था। अशोक बेदी की पहले ही 3 शादियां हो चुकी थी और ऐसा सुनने में आया था कि उसकी तीनों बीवियों ने उसे छोड़ दिया था। सीमा बुआ जी ने फिर थोड़ा अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, मुझे नहीं लगता कि इस मोटे और अधेड़ उम्र के अशोक बेदी को शनाया के बिजनेस स्किल्स में इंटरेस्ट होगा। ये जरूर यहाँ पर शनाया की खूबसूरती की वजह से ही आया है। इस बारे में सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने अशोक बेदी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर बेदी, हमारी शनाया ऐसे मौकों पर बहुत शर्मा जाती है। आज उसने कहा कि वो अकेली बैठकर इस पूरे फंक्शन को देखना चाहती है। वो जिससे भी शादी करने के लिए मान जाएगी, वो रोज शनाया को देख सकता है। सीमा बुआ जी का जवाब बहुत कुछ कह रहा था। उनकी बात का मतलब साफ था, जो भी कोई ज्यादा पैसे देगा शनाया को ले जा सकता था। जब सभी मेहमानों ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में एक तरह की कंपटीशन उतर आई। किसी को शनाया की खूबसूरती के लिए तो किसी को उसके बिजनेस स्किल्स के लिए शनाया को हासिल करना था। जब अशोक बेदी को उसका जवाब मिल गया तो नेचुरली उसके दिमाग में एक और सवाल पैदा हो गया। उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, मिसेस गिल, मेरे सुनने में तो ये बात आई है कि मिस शनाया घर छोड़कर जा चुकी। आप दोनों के बीच एक बहुत ही सीरियस झगड़ा हुआ था। वो इतनी नाराज थी कि उन्होंने तो गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। जब अशोक बेदी ने अपनी ये बात कही, वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। अब सारे मेहमान इनसिक्योर होने लगे। उन्होंने एक एक करके सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल से सवाल करना शुरू किया। अगर मिस शनाया ने आने से मना कर दिया तो? किसी और ने सवाल करते हुए कहा, क्या आप हम सबको इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि मिस शनाया हम में से किसी एक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी? तो किसी दूसरे ने सवाल किया, कहीं इस स्वयंवर की वजह से हम सब किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे ना? साफ साफ कहिए मिसेस गिल, एटलीस्ट मिस शनाया को इस स्वयंवर के बारे में पता भी है? अब ये सारे सवाल सुनकर मिसेस यामिनी गिल को सच में चक्कर आने लगे थे। उन्होंने पैनिक करते हुए अपना सर पकड़ लिया
पूरे होटल में अब इतने सारे सवालों की वजह से शोर मच रहा था। इस तमाशे को देखकर सीमा बुआ जी गुस्से से अशोक बेदी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने अशोक बेदी को मन ही मन में कोसते हुए कहा, इस बेवकूफ आदमी को कुछ ज्यादा ही पता है। क्या ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था? एक बार ये स्वयंवर सही से हो जाए तो मैं रतन को कहकर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। सीमा बुआ जी जब अपने आप से ही बात कर रही थी, किसी ने एक सवाल किया। ये सवाल एक बार फिर से अशोक बेदी ने किया था। उन्होंने दोनों मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस शनाया ने अपने उस निकम्मे घर जमाई पति के साथ ही रहने का फैसला कर लिया? क्या मिस शनाया और वो कंगाल भिखारी आहान एक साथ रह रहे हैं? अशोक बेदी के इस सवाल से अब पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। सभी के एक्सप्रेशंस को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उन सभी को अशोक बेदी की बात पर यकीन हो गया था। अब सीमा बुआ जी थोड़ी परेशान होने लगी थी। उन्होंने थोड़ा परेशान होकर अपनी भाभी की तरफ देखा। सीमा बुआ जी ये देखकर पैनिक करने लगी कि मिसेस यामिनी गिल का रिएक्शन तो ऐसा था कि वो खामोशी से सबको ये कह रही थी कि सच में शनाया अब आहान के साथ रह रही थी। अगर यामिनी भाभी ऐसे ही रिएक्ट करती रही तो मुझे डर है कि मेरी मेहनत से बनाए हुए पूरे के पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये सारे अकल के अंधे मेरे ही नसीब में क्यों भेजे हैं? सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी की तरफ देखकर कहा। वो भाभी जो इस वक्त ऐसे नजर आ रही थी मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। सीमा बुआ जी ने उन्हें देखा तो मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करना शुरू कर दिया और अपनी ननन से बोली, सीमा दीदी, क्या सबको पता चल गया है? अब क्या होगा? मिसेस यामिनी गिल के इस सवाल से पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। उनकी कही इस बात को सुनकर वहां खड़ा हर एक इंसान दंग रह गया था। क्या मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी मिलकर उन सबको बेवकूफ बना रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता था? हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। एक पल के अंदर अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनकी बेवकूफ यामिनी भाभी ने सबके सामने ये क्या कह दिया था? अब तो ना ही बस ये सारे के सारे रईस लोग मिलकर सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल की बेइज्जती करने वाले थे, लेकिन इस बात का आनंद गिल को पता लगने के बाद हो सकता था कि सीमा बुआ जी और रतन को जेल भी जाना पड़ सकता था। और सारे खेल का पता लगने पर शनाया और आहान मिलकर क्या करते, इस बात का सीमा बुआ जी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। अगले ही पल, इससे पहले कि अशोक बेदी और बाकी सब कुछ कह पाते, सीमा बुआ जी ने इमोशनल होते हुए कहा, हाँ भाभी, सबको सच का पता लग गया है। सभी जान चुके हैं कि शनाया घर छोड़कर अपनी दोस्त के यहाँ रहने चली गई है। सीमा बुआ जी ने भी अपनी भाभी मिसेस यामिनी गिल की बात पर हामी भर दी। अब जब सबको एक और बार कंफर्मेशन मिल गया था तो वो सब बहुत नाराज लगने लगे। अशोक बेदी ने डिसअपॉइंटेड लगते हुए मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और बोले, अगर ऐसी ही बात थी तो आपने हम सब का वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया? खामखा यहाँ आकर हम सब का मूड खराब हो गया। अगर मिस शनाया शादी करना ही नहीं चाहती थी तो इतने बड़े ताम झाम की क्या जरूरत थी? अशोक बेदी की बात पर बाकी सब भी हामी भरने लगे। ये सब सुनकर मिसेस यामिनी रोने लगी। अब तो सीमा बुआ जी भी ऐसे नजर आने लगी थी मानो वो हार मान चुकी थी। सभी के सवालों का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने उदासी भरे अंदाज में कहा, क्योंकि ये एक माँ की इच्छा है मिस्टर बेदी। एक माँ जो चाहती है कि उसकी बेटी को, उसकी फूल जैसी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अब तक हर दिन दुख और बेइज्जती सहने के बाद उस बेटी को आगे कभी रोना ना पड़े। वो बेटी कभी अपनी बुरी किस्मत की वजह से हार न जाए। सीमा बुआ जी की कही इस बात को सुनकर अब सभी हैरान रह गए। उन सबको बहुत अजीब सा दर्द फील हुआ। वो सब इमोशनल महसूस करने लगे और असल हैरानी की बात तो ये थी कि उन सब में मिसेस यामिनी गिल भी शामिल थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी ये सब क्या कह रही है? फूल जैसी बेटी, माँ का प्यार। क्या सीमा दीदी को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब भी आगे जानना चाहते थे। अशोक बेदी ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, आप साफ साफ क्यों नहीं बात कर रही? ऐसा क्या हुआ था कि मिस शनाया झगड़ा करके घर से चली गई? ये सवाल पूछा तो अशोक बेदी ने था, मगर जवाब तो हर कोई जानना चाहता था। यहाँ तक कि मिसेस यामिनी गिल भी ये जानना चाहती थी कि उनकी ये चालाक और लालची ननंद अब क्या बहाना बनाने वाली थी।
सीमा बुआ जी का इरादा कामयाब हुआ था। वो सभी को क्यूरियस होते हुए देखना चाहती थी और वैसा ही हुआ। आगे सीमा बुआ जी ने इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा, जब हमने उस निकम्मे दामाद को घर से निकालने का फैसला किया, शनाया बहुत दुखी हो गई थी। भले ही वो कभी भी इस शादी में खुश नहीं थी, लेकिन वो किसी को ऐसे धक्के मारकर निकालने वाली लड़की नहीं है। फिर भी हमने अहान को शनाया की जिंदगी से निकाल दिया। अगले ही दिन मेरी भाभी मिसेस यामिनी गिल ने शनाया से कहा कि हम उसके लिए अच्छा पति ढूंढ देंगे, लेकिन शनाया ने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? अपना ये सवाल पूछते हुए सीमा बुआ जी ने हर किसी की तरफ आंखों में सवाल लेकर देखा। जैसा कि वो चाहती थी, किसी की आंखों में जवाब तो नहीं था, लेकिन सभी की आंखों में हमदर्दी भरी हुई थी। सीमा बुआ जी ने फिर रोना शुरू कर दिया और बोली, क्योंकि हमारी फूल जैसी बच्ची अब एक बार फिर से दुखी नहीं होना चाहती। वो तो इतनी डर गई है कि अब किसी पर भी भरोसा करने की ताकत उसके अंदर बची ही नहीं है। इस पॉइंट पर वहां मौजूद हर कोई शनाया पर तरस खा रहा था। हर किसी की आंखों में शनाया और उसकी मॉम मिसेस यामिनी गिल के लिए सिंपैथी उमड़ रही थी। फाइनली सीमा बुआ जी एक बार फिर से पूरी बाजी को अपने हाथ में ले चुकी थी। अपनी आंखों में झलक रही कामयाबी की शातिर मुस्कान को उन्होंने बड़ी ही होशियारी से छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखने लगी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपने सामने खड़ी इस औरत से बहुत डर लग रहा था। क्या ये सीमा इतनी चालाक औरत है? यहाँ के यहाँ इतने सारे लोगों के सामने झूठ कहते हुए इसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उल्टा इस तरह बात कर रही थी कि मुझे भी एक पल के लिए इन सब पर यकीन हो जाए। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से कहा, अगर खुद मिसेस यामिनी गिल की ये हालत हो रही थी तो जाहिर सी बात थी कि अशोक बेदी से लेकर वहां मौजूद हर किसी को सीमा बुआ जी की बातों पर यकीन हो गया था। वो सब शांति से अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। ये देखकर सीमा बुआ जी की जान में जान आई। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, हे भगवान, आपको मुझे ज्यादा कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जो दिमाग मेरे पास है उसके बाद तो मैं बड़े से बड़े 420 करने वाले डकैत को भी बेवकूफ बना दूं। आप बस मेरी इतनी मदद करना कि किसी मुसीबत को यहाँ आने मत देना। मेरे बनाए हुए इस प्लान को मैं किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। फाइनली सीमा बुआ जी ने बिगड़ी हुई हर बात को सही कर दिया था। अब तो खुद शनाया भी यहाँ आ जाती तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। सीमा बुआ जी ने फिर मिसेस यामिनी गिल को सहारा देकर बैठने को कहा और आगे सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी शनाया किस दौर से गुजर रही है, इसलिए मैं और मेरी भाभी मिलकर शनाया के लिए काबिल पति ढूंढना चाहते हैं। तो फिर अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो हम स्वयंवर की शुरुआत करते हैं। सीमा बुआ जी की बात खत्म होते ही एक आदमी ने कहा, मैं 50 लाख की कीमत देकर मिस शनाया को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। 50 लाख सुनकर सीमा बुआ जी का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा, 80 लाख। ये किसकी आवाज थी? अब आगे इस स्वयंवर में और क्या क्या होने वाला था? क्या ये स्वयंवर किसी नीलामी में बदलता जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट